वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैराथन क्लास 4 आज आपको करवाएंगे। इससे पहले 3 मैराथन क्लासेज आपकी आ चुकी हैं। टोटल अगर आप देखोगे तो 40 क्लास हो चुकी हैं हमारी। आज अगर इस क्लास को जोड़ते हैं तो 40 क्लासेस के अंदर बेसिकली जितना रिक्वायर्ड है आपके लिए हमने आपको करवाया है। आगे भी जितनी क्लासें आपको प्रोवाइड करा सकते हैं वो कराएंगे। लास्ट आपने एक चीज का ध्यान रखना है, 26 को आपका पेपर है और लास्ट जो क्लास है हमारे चैनल के माध्यम से वो आपको 24 अगस्त को मिलेगी। 24 अगस्त को मिलने वाली क्लास होगी आपकी महामैराथन। इस महामैराथन क्लास में 100 प्लस क्वेश्चंस होंगे जो एमसीक्यू की फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी फाइनल टच के लिए। तो 24 के बाद आपके पास अपना टाइम होगा 25 को पढ़ने का, रिवाइज करने का, वट एवर यू कैन से यू कैन डू, आप कर सकते हैं। 24 के बाद 25 का होगा। 25 में रिवीजन के बाद बिल्कुल फ्रेश माइंड से जाना है पेपर देने 26 को। ठीक है बच्चों, तो मैराथन क्लास नंबर 4 है। स्टार्ट करते हैं आप लोगों के साथ। सेशन को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तो देखो क्या है, शुरू करेंगे हम सीसीएस कंडक्ट रूल से। किससे शुरू करेंगे? सीसीएस कंडक्ट रूल से। तो सीसीएस कंडक्ट रूल्स आपके हैं 1964। इसमें एक चीज पूछी जाती है। क्या चीज पूछी जाती है? कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके लिए आपको परमिशन रिक्वायर्ड होती है। अब आपको ऑप्शन दे देंगे, पूछेंगे कि इनमें से कौन सी चीज है जिसके लिए परमिशन रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो परमिशन रिक्वायर्ड वाली जो चीजें हैं वो आप नोट करते जाना। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए पॉइंट नंबर 1। अगर आपने कोई कोर्स करना है, टू डू एनी कोर्स, ठीक है, कोई कोर्स करना है फॉर स्टडी, किसी यूनिवर्सिटी से करो, डिग्री करो कोई भी, तो सिंपल सी बात है आपको परमिशन लेनी होती है। एक पॉइंट ये हो गया परमिशन के लिए। दूसरा पॉइंट क्या है? अगर आपने टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन करना है, ठीक है, टेरिटोरियल आर्मी, यहां पे हम ज्वाइन वर्ड और ऐड कर देते हैं, टू ज्वाइन टेरिटोरियल आर्मी, हो गया। थर्ड पॉइंट है आपका, अगर आपने एचजीओ ज्वाइन करना है। एचजीओ क्या होता है? एचजीओ होता है होम गार्ड ऑर्गेनाइजेशन, होम गार्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके लिए आपको परमिशन देनी पड़ेगी। ठीक है, टू ज्वाइन सिविल डिफेंस पर सिविल डिफेंस सर्विस, तो परमिशन लेनी पड़ेगी। ये सारी की सारी चीजें जो अभी तक हमने बताई आपको, ये आपके रूल नंबर 3 के अंदर आती है। रूल नंबर 3 के अंदर आती है सारी की सारी चीजें। अगर आपने कोई फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स ज्वाइन करना है, फॉरेन लैंग्वेज क्लासेस, लेकिन ये क्लासेस किसके द्वारा कंडक्ट की जानी चाहिए, क्वेश्चन बनता है यहां से, तो ही आप कर पाओगे। इंडो फॉरेन कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा होता है? इंडो यानी इंडियन, फॉरेन कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो कराता है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या करना है, आपने परमिशन की जरूरत पड़ती है। क्लियर हो गया? किसी न्यूज़पेपर में, किसी पीरियोडिकल में, या किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर आपने पार्टिसिपेट करना है, पार्टिसिपेट, तो आपको परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी। 6 पॉइंट पढ़े आपने। ये सारे के सारे पढ़ने इसलिए जरूरी है, इसमें से कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिसके लिए परमिशन जरूरी नहीं होगी, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कोई आपने प्रूफ देना है, एविडेंस देना है,
एविडेंस इन एनी इंक्वायरी, इन एनी इंक्वायरी। तो क्या है, आपको परमिशन चाहिए, लेकिन एविडेंस इन एनी इंक्वायरी में किसमें परमिशन नहीं चाहिए, वो एक्सेप्शन है। समझते हो ना इसका मीनिंग? इसका मीनिंग मतलब इसके लिए यहां पे मैं लिख भी देता हूं, नो परमिशन रिक्वायर्ड, नो परमिशन रिक्वायर्ड। कब नहीं चाहिए? जब कोई गवर्नमेंट, पार्लियामेंट या कोई स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर की इंक्वायरी हो। अगर कोई ऐसी इंक्वायरी है उसमें एविडेंस चाहिए आपको, जिसमें भारत सरकार है, संसद है, आपसे चीजें मांगती है, तो इस में एविडेंस देने के लिए आपको परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है? कोई जुडिशियल इंक्वायरी है कोर्ट से, जुडिशियल इंक्वायरी, तो जुडिशियल इंक्वायरी में आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है? डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है कोई, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। अब इन डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में आपको प्रूफ की देने की, परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है बच्चों? चलो 8th पॉइंट पे आएंगे, टू एक्सेप्ट इंटरनेशनल अवार्ड्स। कोई इंटरनेशनल किसी को अवार्ड मिलता है और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है? ये क्लियर है? कोई इंटरनेशनल अवार्ड मिलता है तो अगर आपने कोई गिफ्ट एक्सेप्ट करना है रिलेटिव से, टू एक्सेप्ट गिफ्ट। अब गिफ्ट की आपको कंडीशंस है पता है, रिवाइज भी करवाएंगे आज आपको। ठीक है? लेकिन कब? जब जो लिमिट है वो एक्सीड कर जाए, लिमिट एक्सीड्स द परमिसिबल वैल्यू। जैसे 1500 रुपये है सी क्लास के लिए, अगर उससे ऊपर क्रॉस कर जाती है देनी पड़ेगी। ए क्लास के लिए 25,000 थी, बी क्लास के लिए 15,000 थी, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन है, तो वो भी हम आपको रिवाइज करा देंगे जब आपको सीसीएस सीसीए रूल हम पढ़ाएंगे। ठीक है? कोई आपने फी लेनी है फॉर प्राइवेट वर्क, प्राइवेट वर्क या कोई पब्लिक बॉडी वर्क, तो उसकी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है? चैरिटेबल बेसिस, अगर आप डॉक्टर हो और चैरिटेबल बेसिस पर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, कौन सी? प्राइवेट, तो कुछ कुछ चैरिटी के हिसाब से आपको मिलेगा पैसा, है ना? जैसे कोविड-19 के पेंडेमिक में गवर्नमेंट सर्वेंट्स जिनके पास क्वालिफिकेशन थी, रजिस्टर्ड थे, जो वो प्रैक्टिस कर सकते थे, टेली कंसल्टेशन दे सकते थे अपने स्पेयर टाइम में। लेकिन ये चैरिटेबल बेसिस है ओनली इन स्पेयर टाइम, वैसे तो अलाउड ही नहीं होता, इसीलिए तो एनपीए दिया जाता है, नॉन प्रैक्टिसाइजिंग अलाउंसेस। क्लियर हो गया? तो देखो बेसिक बेसिक तो हमने 11 पॉइंट आपको ऐसे बताए हैं। अगर आपने अपने आप को एडवोकेट रजिस्टर करना है बार एसोसिएशन में तो भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें तो बहुत हैं। ठीक है? फॉरेन डिप्लोमेट या फॉरेन नेशनल्स में तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। आपने आउट ऑफ इंडिया जाना है तो आपने परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है? तो चीज़ें तो बहुत हैं इसके अंदर। चीज़ें क्या हैं? चीज़ें तो बहुत हैं इसके अंदर, बट पेपर में क्या पूछा जाता है वो ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है? अब एक जो पॉइंट की चीज़ है वो आप याद रखना, वो टाइम के हिसाब से हम आपको बताएंगे। 12वां पॉइंट है, बिल्कुल याद रखना है इसको। 12वें पॉइंट के अंदर क्या है? अगर आपने एक्वायर करनी हो, खरीदनी हो, या डिस्पोज करनी हो या बेचनी हो, डिस्पोज, ठीक है, ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो ये सवाल आता भी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी,
तो आपको परमिशन चाहिए। परमिशन चाहिए, इस पॉइंट से तो हमने बता दिया। लेकिन परमिशन के साथ साथ इसकी जो टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट क्या है? अब आपने जमीन के लिए है। अब चलो यहां पे लिख देते हैं इस टाइम लिमिट। इस टाइम लिमिट का मतलब भी समझने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। टाइम लिमिट इसका सिंपल सा फंडा है, अगर इतने दिन आपको क्रॉस कर गए, आपकी एप्लीकेशन को उस पर कोई जवाब नहीं आया, तो उसका मतलब डेफिनेटली समझा जाएगा कि आपको परमिशन दे दी गई है। साफ साफ लिखा है। तो 30 दिन, 30 डेज के अंदर अगर आपको परमिशन नहीं मिली, कोई जवाब नहीं आया, तो फ्रीली आप एज्यूम कर लेना कि आपको परमिशन मिल चुकी है। ठीक है, क्लियर हो गया? 30 दिन का हो गया। एक दो सवाल और आते हैं इससे। मूवेबल, एक तो इमूवेबल है, और मूवेबल प्रॉपर्टीज में कोई अगर आपने ट्रांजैक्शन करनी है, ट्रांजैक्शन, और तो उसकी आप परमिशन मांगोगे, तो उसका भी लिमिट यही है, 30 दिन के अंदर अंदर अगर परमिशन मिली तो वेल एंड गुड, नहीं मिली तो यू आर फ्री टू एज्यूम दैट द परमिशन सॉट हैज बीन ग्रांटेड, कि आपको परमिशन है वो मिल गई है। ठीक है बच्चों, एक इसके बाद आ जाता है, वैसे ये सारे के सारे ना, अगर आप देखोगे ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स हैं, ट्रांजेक्शन्स, या कोई गिफ्ट है विद, अब अलग अलग ऑप्शन है इसके अंदर। फॉरेनर्स के साथ में हुआ, फॉरेनर्स कोई अगर आपको गिफ्ट दे रहा है, कोई चीज़ आप सेल कर रहे हो, कोई चीज़ आप लीज पे कर रहे हो, ठीक है, कोई चीज़ आप गिफ्ट ले रहे हो या गिफ्ट प्रोवाइड कर रहे हो, होगी ये सारी चीज़ें। तो इसकी जो परमिशन है उसके लिए आपको टाइम 60 दिन का दिया जाता है, 60 डेज। और सबसे ज़्यादा जिसके अंदर टाइम दिया जाता है वो हम आपको बताने वाले हैं। वो पॉइंट क्या है जिसके लिए सबसे ज़्यादा टाइम दिया जाता है? वो बच्चों आपके लिए पॉइंट है टू एक्वायर, नहीं, रिकोर्स, टू रिकोर्स टू एनी कोर्ट और प्रेस। ठीक है, रिकोर्स करना है किसी कोर्ट को या प्रेस को, तो उसके लिए अगर आप परमिशन मांगते हो तो वो 3 मंथ्स का टाइम है। 3 मंथ्स का क्या है, इसके अंदर टाइम आपको मिल जाता है। ठीक, इतने दिन के अंदर अगर आपकी चिट्ठी का जवाब नहीं आता, तो इसका मतलब समझ लेना कि जो परमिशन है वो सॉर्ट हो चुकी है, ग्रांट हो चुकी है, मिल चुकी है। जो आपने परमिशन सॉर्ट की थी वो आपकी ग्रांट हो चुकी है। ये रूल है, ये साफ साफ लिखा हुआ। अब ध्यान देने वाली चीज यही है, नो परमिशन रिक्वायर्ड, नो परमिशन रिक्वायर्ड। अब किसके अंदर परमिशन नहीं चाहिए होती, अब उस चीज का डिस्कशन हम लोग करने वाले। तो ये सारी की सारी चीजें हमने आपको 12वें पॉइंट में बताई। अब 13वें पॉइंट में हम बताएंगे आपको किस किस चीज के लिए परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, कोई आप ऑनोरेरी वर्क कर रहे हो, ऑनोरेरी वर्क ऑफ सोशल या चैरिटेबल, सोशल या चैरिटेबल, तो परमिशन नहीं लेनी भाई, साफ साफ लिखा हुआ। ठीक है, ये तो पूछा भी गया है, ये तो स्टेटमेंट में पूछा गया है, टू पार्टिसिपेट, ये वाला वर्ड तो बिल्कुल पढ़ा होगा आपने, जो भी एग्जैक्ट ऐसा का ऐसा ही वर्ड, टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एज एन एमेच्योर, एज एन एमेच्योर। बच्चों बिल्कुल याद रख लेना, चाहे हम क्वेश्चन ना बना पाए इस टॉपिक पर, इस बात पर
लेकिन किस में परमिशन नहीं चाहिए बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स नो परमिशन। तो 4 ऑप्शन लिखे होंगे, एक होगा जिसमें चाहिए होगी, तो जिसमें चाहिए होगी वो आपको पता होना चाहिए, इसीलिए आप ये सारे के सारे पढ़ लो। ठीक है। कोई आप ओकेजनल वर्क करते हो, ओकेजनल वर्क ऑफ लिटरेरी, आर्टिस्टिक एंड साइंटिफिक इन नेचर एंड साइंटिफिक कैरेक्टर, ये वाला काम अगर आप करते हो कोई भी, तो उसके लिए भी परमिशन नहीं लेनी आप लोगों ने। ठीक है। फ्लैग डे कलेक्शन, फ्लैग डे कलेक्शंस ऑन वॉलेंट्री बेसिस में पार्टिसिपेट कर सकते हो, वॉलेंट्री बेसिस पार्टिसिपेशन। आपकी खुद की इच्छा है कि आप फ्लैग डे के कलेक्शन में, सेलिब्रेशन में, ठीक है, यहाँ पे कलेक्शन का मतलब सेलिब्रेशन भी हो सकता है, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो परमिशन नहीं लेनी आप लोगों ने। ठीक है। फंड राइजिंग में, फंड रेजिंग एफर्ट, आप फंड, चंदा इकट्ठा कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, ये फाउंडेशन का नाम लिख लेना, याद रखना, नेशनल फाउंडेशन, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी, कम्युनल हार्मनी। डिफरेंट टाइप के जो वर्ग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इनके बीच में आपसी जो भाईचारा बना रहे उसके लिए ये फाउंडेशन काम करती है। तो अगर उसके लिए आप फंड रेज करते हो, तो उसके फंड रेज के पार्टिसिपेशन में, ठीक है, फंड रेज के पार्टिसिपेशन में आपको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नो परमिशन वाले हैं सारे के सारे, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है। अब हमने आपको बता ही दिया, लिटरेरी या साइंटिफिक कोई वर्क हो तो उसके चाहे आप रजिस्ट्रेशन में काम करो, प्रमोशन में काम करो, उसमें परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। एक होती है हिंदी में, ये इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखा होगा पर हम हिंदी में लिख देते हैं, संयुक्त सदाचार, संयुक्त सदाचार समिति। संयुक्त सदाचार समिति का मेंबर बनने के लिए आपको कोई परमिशन नहीं चाहिए। एग्जैक्टली क्लियर। ठीक है। श्रमदान, ये वर्ड सो सुना होगा आपने बिल्कुल, श्रमदान इन स्पेयर टाइम, इन स्पेयर टाइम। कुछ भी आप श्रमदान करते हो जो भारत सेवक समाज द्वारा ऑर्गेनाइज होता है, यहां पे लिख देते हैं, ऑर्गेनाइज बाय भारत सेवक समाज, या तो भारत सेवक समाज या गवर्नमेंट। किसी दिन बोलती है गवर्नमेंट कि अपना अपना श्रमदान करें, कूड़ा कचरा साफ करने में, ऑफिस प्रेमिसेस को साफ करने में, कुछ भी अगर ऐसा आता है, अगर उसमें आप श्रमदान कर रहे हो, तो आप स्पेयर टाइम में श्रमदान कर रहे हो, उसके लिए आपको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप किसी बुक को पब्लिश करना चाहते हो, ठीक है, टू पब्लिश a book, to publish a book himself, या herself, जैसे भी एम्प्लॉय है, अगर वो खुद से पब्लिश करना चाहता है, या पब्लिशर के थ्रू भी करना चाहता है, या थ्रू अ पब्लिशर इन बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी, इन बोनाफाइड, ये वर्ड याद रखना आप, अगर ये लिखा है तो ही आपने आंसर टिक करना है, बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। इसका मतलब ये है कि अपनी ड्यूटीज के करने के बावजूद अगर आप ऐसा करते हो, ये तो है नहीं कि ड्यूटी टाइम में बैठे आप बुक लिखने के लिए और फिर आप टाइम वेस्ट करके उसमें से बुक लिखना चाहते हो, तो परमिशन लेनी पड़ेगी, वो मिलेगी नहीं, है ना। आप कह दो कि मेरे को तो 6 महीने चाहिए, मैं तो ये काम नहीं करूंगा बुक पब्लिश करनी, तो ऐसा नहीं होता। अगर आप बोनाफाइड डिस्चार्ज करते हो अपनी ड्यूटीज का, और उसके साथ साथ खुद से कोई बुक पब्लिश करना चाहते हो या पब्लिशर के थ्रू कराना चाहते हो,
तो आप करा सकते हो। ठीक है, तो ये वाली बुक वाली लाइन आपका रूल नंबर 8 के अंदर मेंशन है, रूल नंबर 8 में है। क्लियर हो गया? इसके लिए आपको परमिशन देने की जरूरत नहीं। अगर आप कोई मेमोरेंडा देना चाहो, मेमोरेंडा जैसे पे कमीशन आते हैं, अभी 8th पे कमीशन आएगा, तो अगर पे कमीशन के सामने आप ग्रीवेंस नहीं डालनी आप लोगों ने, यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं, नो ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंस नहीं डालनी। लेकिन अगर आप मेमोरेंडा देना चाहते हो कमीशन के सामने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, तो आप दे सकते हो, उसके लिए परमिशन लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखो कौन कौन से पॉइंट है जो आपको समझाए हमने। एक तो भाई ये बताया कि श्रमदान करते हो, एक संयुक्त सदाचार समिति के मेंबर बनते हो, एक बुक पब्लिश करते हो, एक मेमोरेंडा कमीशन के सामने पेश करते हो, ऑनरेरी वर्क करते हो सोशल या चैरिटेबल नेचर का, ओकेजनल लिटरेचर या आर्किटेक्चर या साइंटिफिक काम करते हो, या आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में एज एन एमेच्योर पार्टिसिपेट करना चाहते हो, या आप फंड रेजिंग एफर्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो एनएफसीएच के, नेशनल फंड फॉर कम्युनल हार्मनी, फ्लैग डे कलेक्शन में वॉलेंट्री बेसिस पर पार्टिसिपेट करना चाहते हो, किसी रजिस्ट्रेशन प्रमोशन या मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, ऐसे चैरिटेबल सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसका काम बेनिफिट पहुंचाना होता है सोसाइटी को, तो आप वहां पे लिटरेरी और साइंटिफिक या चैरिटेबल वर्क कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो विदाउट एनी परमिशन। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हमने आपको बताई। अब एक लास्ट रह गया कैट। कैट की फुल फॉर्म भी पेपर में पूछी जाती है, याद रखना, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। जो भी एम्प्लॉय के सर्विस रेगुलेशंस के केसेस होते हैं वो यही डील करते हैं। उसके लिए डायरेक्ट सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं जाना पड़ता। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट बोलते हैं इसको। ये ग्रीवेंसेस एम्प्लॉयमेंट की या कंडीशन ऑफ सर्विस की यहां पर आप कर सकते हो। तो अगर आप रिड्रेस कराना चाहते हो कैट के अंदर टू रिड्रेस इन कोर्ट, ठीक है, ग्रीवेंसेस अबाउट सर्विस, तो कर सकते हो, परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो भाई ये 10 से 11 काम ऐसे हैं जिसमें परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए पढ़ने की जरूरत तो पड़ती है। पढ़ोगे तो पेपर में कर दोगे। एक क्वेश्चन आएगा, अगर आया तो फंस जाओगे फिर, है ना। तो नहीं चाहिए वो भी पढ़ो, जिसमें चाहिए वो भी पढ़ो। ठीक है, तो एग्जैक्टली क्लियर, नो डाउट, नो इशू। चलो, अब एक ऐसा पॉइंट है जो शायद लिखेंगे हम कम, बताएंगे ज्यादा। ठीक है, कौन सी चीजें कंडक्ट में मानी जाती हैं, कंडक्ट, और कौन सी चीजें मानी जाती हैं मिसकंडक्ट। तो मिसकंडक्ट का मतलब है जो हमें नहीं करना, डोंट्स, और कंडक्ट होता है जो हम करना है। तो ये आपसे यही पूछा जाएगा, एज पर सीसीएस कंडक्ट रूल फलानी फलानी चीजें हैं जो करने लायक हैं या नहीं है। तो आपने देखो जवाब कैसे कैसे देना है। ठीक है, जवाब आपने किस तरह से देना है, कौन कौन से काम हैं जो आप लोगों ने करने हैं, और कौन कौन से काम हैं जो मिसकंडक्ट में माने जाएंगे। देखो मिसकंडक्ट वाले देख लो पहले, लेट अटेंडेंस, और हैबिचुअल और लिख देते हैं उसमें, जानबूझकर या डेली, भाई रोज का काम है इसका तो। ठीक है, कन्विक्शन बाय क्रिमिनल कोर्ट, अगर कन्विक्ट कर दिया क्रिमिनल कोर्ट ने तो मिसकंडक्ट माना जाएगा। ठीक है, एक एब्सेंस विदाउट परमिशन, बिना परमिशन छुट्टी ले ली, भाग गए, इधर उधर चले गए, दिखाई नहीं दे रहे, 2 दिन से पता ही नहीं लगा, आए नहीं आए, तो मिसकंडक्ट माना जाएगा। ठीक है, डिसऑर्डरली बिहेवियर, डिसऑर्डरली या राइटियस मतलब समझते हो, दंगे वाला, दंगे फसाद वाला कोई काम अगर करता है तो ये आपका मिसकंडक्ट माना जाता है। ठीक है, स्ट्राइक करते हो, इलीगल, यहां पे लिख भी सकते हैं हम, इलीगल स्ट्राइक, परमिशन ही नहीं है जिसकी, है ना।
इलीगल स्ट्राइक लिख सकते हो, घेराव बोलते हैं हिंदी में, घेराव, घेराव करते हो। स्ट्राइकिंग, कोई वर्क करते हो, स्ट्राइकिंग वर्क। तो ये सारे के सारे मिसकंडक्ट हैं आपके, ठीक है। मॉरल मिसकंडक्ट हो सकता है, बातचीत करने के तरीके में मिसकंडक्ट, यहाँ पे भी इसको मिसकंडक्ट लिखा जाएगा, ठीक है। मॉरल मिसकंडक्ट हो गया। दूसरा यही है नेग्लिजेंट टू ड्यूटी, काम नहीं कर रहे हो ड्यूटी पे। इनसबऑर्डिनेशन, इनसबऑर्डिनेशन टू सीनियर्स, सीनियर्स के साथ आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हो काम में, तो भी आपको मिसकंडक्ट में माना जाएगा। विलफुल, विलफुल डिसोबीडियंस भी कह सकते हैं इसको, विलफुल डिसओबीडेंट। तो कुछ ये हैं, अभी थोड़ी देर के लिए ये ध्यान रखो। करने वाले काम कौन कौन से हैं, वो करने वाले काम आप लोग ध्यान रखो। देखो एवरीथिंग जो करने वाली है वो अभी बता देते हैं आपको, ठीक है। जो डू है आपके, एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, ऐसा काम करो कि एकता बनी रहे, नो डाउट। डिवोशन, डिवोशन टू ड्यूटी, अपने काम के प्रति समर्पित रहो, काम करो ड्यूटी पे। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, वैसे ये हम करा चुके हैं आपको, जब अगर आप कंडक्ट टूल की वो देखोगे, हाँ टी पहले आएगा, न्यूट्रलिटी। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी बना के रखनी, किसी पार्टी के साथ नहीं रहना आप लोगों ने, ठीक है। हाई एथिकल स्टैंडर्ड, हाई एथिकल स्टैंडर्ड, ऑनेस्टी बना के रखनी है, ऑनेस्टी, ठीक है जी। अकाउंटेबिलिटी बना के रखनी है, ट्रांसपेरेंसी बना के रखनी है, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। एक्ट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट पॉलिसीज, उनके तहत आपने काम करना है। डेकोरम आप लोगों ने बना के रखना है, ठीक है। बिहेवियर आपका कर्टेसी होना चाहिए, रिस्पॉन्सिवनेस होना है पब्लिक के प्रति। मतलब अगर आप पॉइंट खुद पढ़ोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा भाई ये सारे के सारे पॉइंट करने वाले हैं। जो नहीं करने वाले उसमें साफ साफ लिखा होगा, डिसकर्टियस, डिसऑनेस्ट, पार्शियल, जॉइंट रिप्रेजेंटेशन नहीं डालनी, ठीक है। डायलेक्ट्री टैक्टिक्स को अडॉप्ट नहीं करना, कोई ओरल इंस्ट्रक्शंस किसी को नहीं देनी, सबऑर्डिनेट को लिखित में कोशिश करो देने के लिए। अनटचेबिलिटी तो बिल्कुल अबोलिश करनी है ना। अगर उसको प्रैक्टिस करोगे तो ये काम करने वाले नहीं होते। प्राइवेट कंसल्टेंसी वर्क नहीं कर सकते। 14 साल से कम उम्र के बच्चे को आप जॉब पे नहीं रख सकते। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक ड्यूटी के टाइम पे कंज्यूम नहीं कर सकते। पब्लिक प्लेस के टाइम पे आप इंटॉक्सिकेशन की स्टेट में अपीयर नहीं हो सकते, है ना। छुट्टी पर रहो, जो मर्जी करो। कोई गिफ्ट आप फॉरेन फर्म से नहीं ले सकते जिसके साथ आपकी ऑफिशियल डीलिंग है। सपोर्ट नहीं कर सकते किसी इलीगल स्ट्राइक को। प्रैक्टिस नहीं कर सकते अनटचेबिलिटी। बैंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम नहीं कर सकते, है ना। किसी भी तरह की ना डोरी लोगे, दहेज लोगे, ना दोगे, ना डिमांड करोगे डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली। तो बहुत सारे पॉइंट हैं ऐसे। कोई भी इनविटेशन खुद का या खुद की फैमिली के लिए फ्री इनॉग्रल फ्लाइट्स जो एयर इंडिया ऑफर करती है या कोई और करती है उसमें नहीं जा सकते आप, है ना। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आके कोई काम नहीं करना आपने। किसी अवार्ड को जो मॉनेटरी बेनिफिट का हो, प्राइवेट ट्रस्ट का, फाउंडेशन का, ले ही नहीं सकते आप, परमिशन लेनी पड़ती है उसके लिए, है ना। कोई भी प्राइवेट करस्पॉन्डेंस आप किसी फॉरेन एम्बेसी के साथ, हाई कमीशन के साथ नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें हैं, जितना लिखेंगे बहुत टाइम लगेगा। तो इसीलिए बोल के ज्यादा समझाइए आपको, कि जब क्वेश्चन में हम लाएंगे दिखेगा आपको, एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो परमिशन वाले बिल्कुल ध्यान रखने हैं, नो परमिशन वाले भी आपने बिल्कुल ध्यान रखने हैं। दो तो बच्चों आपके 100% काम आएंगे, ठीक है। चलो अब एक पॉइंट आपको बता देते हैं, विलफुल एब्सेंस। विलफुल एब्सेंस
इसकी आप लीव नहीं दे सकते, लीव नॉट ग्रांटेड। अब इस पीरियड के लिए लीव तो ग्रांटेड होती नहीं, तो इस पीरियड को क्या समझा जाएगा, इस पीरियड को समझा जाएगा आपका डाइज नॉन, और डाइज नॉन से नुकसान होगा आपके इंक्रीमेंट में। देखो क्या क्या नुकसान होते हैं, इंक्रीमेंट में नुकसान होगा, पेंशन में नुकसान होगा, लीव में नुकसान होगा, इन चीजों में आपको नुकसान होता है, नुकसान डाइज नॉन की वजह से। तो अगर पूछा भी जाए तो आप लिख सकते हैं अनऑथराइज एब्सेंस है, ठीक है। चलो, अगर कोई पूछता है, क्वेश्चन आता है ये कि एक तो होती है विलफुल, एक होता है कि आपको अथॉरिटी नहीं दी, आपने अनऑथराइज एब्सेंस ली है, खुद बिना परमिशन आप छुट्टी चले गए, तो उसकी लीव तो ले सकते हैं, लेकिन कब ले सकते हैं, जब उस पीरियड को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव काउंट किया जाएगा, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव काटने के बाद उसकी लीव किस में से कटेंगी, एचपीएल अकाउंट में से। और एचपीएल कौन सा होता है, एचपीएल होता है हाफ पे लीव, ठीक है। अनऑथराइज एब्सेंस जब ईओएल हो तो एचपीएल कटेंगी हाफ पे लीव, ठीक है। ये भी रूल है, ये भी लिखा हुआ है। चलो, अब अनऑथराइज एब्सेंस होती कहां कहां पर है, बिल्कुल डेफिनेटली अच्छा क्वेश्चन बनेगा ये। अनऑथराइज्ड एब्सेंस, देखो जी कहां बनती है, कोई इलीगल स्ट्राइक है आपके कैंपस के अंदर, कोई वैसे ही धरने पे बैठा हुआ है, आप उसके साथ बैठ गए, कि आपका दोस्त है, इलीगल स्ट्राइक में भाग ले लिया। इलीगल स्ट्राइक का मतलब है स्ट्राइक वो कर रहे हैं लेकिन वो डिक्लेयर हो जाए कि भाई ये इलीगल कर रहे हैं, तो आप नहीं कर सकते ऐसा, फिर हो जाएगा अनऑथराइज एब्सेंस, ठीक है। एक यही होता है कि भाई आप रिमेंड एब्सेंट, आप खुद से ही एब्सेंट रहने लग जाओ, अनऑथराइज्ड, छुट्टी ली नहीं है, बस एब्सेंट होना शुरू कर दिया, तो ये सारी चीजें मानी जाती हैं अनऑथराइज एब्सेंस। स्ट्राइक की भी डेफिनेशन पूछी जाती है, तो स्ट्राइक में मतलब क्या होगा कि किसी, कई तरह की हो सकती है, ये जनरल स्ट्राइक भी हो सकती है, टोकन स्ट्राइक भी हो सकती है, गो स्लो भी हो सकती है, सिट डाउन, पेन डाउन, स्टे इन, मास एब्सेंटिज्म फ्रॉम वर्क विदाउट परमिशन, ये सारी की सारी चीजें समझी जाती हैं स्ट्राइक। लेकिन एक क्वेश्चन जरूर आता है कि भाई स्ट्राइक में कौन सा चीज नहीं आती, स्ट्राइक पूछेंगे हम आपसे, डस नॉट इंक्लूड, तो देखो मास एब्सेंटिज्म है लेकिन मास कैजुअल लीव नहीं है, बहुत सारे लोग छुट्टी लेके चले जाएं तो उसको आप स्ट्राइक नहीं कह सकते। तो ये पूछा जाता है कि भाई स्ट्राइक में कौन सी चीज इंक्लूड नहीं होती, ठीक है। चलो, डाइज नॉन का थोड़ा सा समझ लेते हैं। नुकसान होता है इंक्रीमेंट में, पेंशन में, लीव में, बट डाइज नॉन सर्विस ब्रेक नहीं है। अगर आप अभी तक ऐसा समझते हैं तो आप गलत हो, डाइज नॉन सर्विस ब्रेक नहीं होता, बट क्या होता है, नॉट काउंटेड एज ड्यूटी, इस पीरियड को ड्यूटी नहीं माना जाता, तो इसलिए ये क्वालिफाइंग सर्विस के बीच में भी नहीं आएगा, पेंशन का घाटा होएगा, इंक्रीमेंट का घाटा होएगा, इसीलिए ये नॉट काउंटेड एज ड्यूटी, बट इसको सर्विस ब्रेक नहीं कह सकते बच्चों, ये बात आपने याद रखनी, ठीक है। क्या नहीं कह सकते इसको, सर्विस ब्रेक नहीं कह सकते। तो डाइज नॉन के वर्ड जो अगर आप देखते हो तो वो आता है आपका अनऑथराइज्ड एब्सेंस में, अनऑथराइज्ड एब्सेंस, और जितनी बार बता दें उतनी बार कम है, 3 बार स्टार लगा के आपसे नोट करानी है ये चीज कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है भाइयों, समझना बिल्कुल फोकस्ड, अनऑथराइज एब्सेंस की, ये आपका फंडामेंटल रूल नंबर 17A में डिस्कशन होता है इसका, बहुत बार पूछा गया सवाल है कि फंडामेंटल रूल 17A डील्स विद
unauthorized absence. Unauthorized absence means dies known, not counted as duty. Break in service नहीं होता ये, बट नॉट काउंटेड एज ड्यूटी होता है. तो डाइज नॉन का पर्पज है जो आप समझ गए होंगे. ठीक है, चलो अब देखो और कौन सी चीजें हैं जो आपको समझानी. चलो एम्प्लॉय हो आप, तो आपसे बोला जाता है कि भाई जैसे हम इनकम टैक्स का रिटर्न भरते हैं ऐसे ही एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न भरा जाता है. और इसकी अगर शॉर्ट फॉर्म आपसे पूछती है तो एपीआर कहते हैं. ये मत समझ लेना सर अपार में ए को खा गए हैं, ये ऑप्शन क्वेश्चन गलत था. अपार अलग चीज है बच्चों, एपीआर अलग है. एपीआर होता है एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न. और एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न किन से भरवाया जाता है? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एम्प्लॉयज से. ठीक है, देने को इसके अंदर ग्रुप डी वाले भी दे सकते हैं. अभी तो डी सी के अंदर मर्ज है, वैसे उसको अर्स्टवाइल डी ग्रुप बोलते हैं. तो वो भी ऑफिसर्स क्या कर सकते हैं, अपने ऑफिशियल्स जो भी हैं अपना रिटर्न सबमिट कर सकते हैं. लेकिन उसकी एक डेट होती है जो आपसे पेपर में पूछा जाता है. तो आंसर हमेशा याद रखना 31 दिसंबर होती है इसकी डेट. ठीक है, 31 दिसंबर तक का, 31 दिसंबर तक का डेटा. वैसे जो डेट है वो डेट 31 जनवरी, कौन सी डेट? लास्ट डेट कहते हैं जिसको. डाटा 31 जनवरी तक का देना है आपने, है ना. दोनों चीजें समझनी है. 31 जनवरी तक का डाटा देना है और 31 दिसंबर तक का डाटा देना है. 31 जनवरी तक एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न जमा करना होता है. ठीक है, अगर कुछ नहीं लिखा तो आप लिख सकते हो नो चेंज या सेम एज लास्ट ईयर. ठीक है, अगर कुछ नहीं होता है तो. ये क्लियर है आपको? याद रखना इस चीज को. चलो ये सारे के सारे क्वेश्चन ना आपके प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के अंदर आते हैं. तो हमने आपको कंडक्ट रूल के अभी तक ये क्वेश्चंस कराए हैं. अब थोड़े से कुछ चीजें हैं जो हम आपको बताएंगे एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट वाली, है ना. अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि बच्चों हम गिफ्ट वाला पोर्शन आपको जरूर कराएंगे. गिफ्ट एक्सेप्टेंस, कितने कितने रुपए तक का आप लोग गिफ्ट ले सकते हो एज पर रूल. तो देखो बच्चों गिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे. वैसे तो गिफ्ट लेना साफ साफ मना है, लेकिन कुछ केसेस हैं, कुछ ऐसे केसेस हैं जिस पर आप गिफ्ट ले सकते हो. उसकी क्या क्या कंडीशन है वो समझनी है आप लोगों को. ठीक है, अब आपने कंडीशन समझनी है. आपसे पेपर में भी ऐसे ही पूछा जाएगा. वेडिंग हो, एनिवर्सरी हो, ठीक है, फ्यूनरल पे हो, कुछ कोई रिलीजियस फंक्शन हो, तो इस टाइम पे गिफ्ट की जो कंडीशन है वो अलाउड है. ए क्लास के लिए अलग है, बी क्लास के लिए अलग है, सी क्लास के लिए अलग है. ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं ग्रुप वाइज. ए के लिए कितनी है? 25,000 है, अपडेटेड है. बी के लिए अपडेटेड 15,000 है. पुरानी क्लासों में अगर पढ़ा होगा उनमें पुरानी रीडिंग होगी तो उसको बिल्कुल अवॉइड करना है, नई वाली को फोकस करना है. ये आपका रूल है. ठीक है, नियर रिलेटिव हो या कोई पर्सनल फ्रेंड हो जिनके साथ आपकी कोई ऑफिशियल डीलिंग नहीं है, उनके लिए बात करते हैं. इससे ज्यादा अगर लिमिट एक्सीड करती है तो आपको परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी. वैसे ये अलाउ नहीं किया जाता. ठीक है, चलो इसकी केवल आपको रिपोर्ट करना है. रिपोर्ट करना जरूरी है. अब देखो सैंक्शन किसके लिए जरूरी है? सैंक्शन रिक्वायर्ड. अब ऐसे गिफ्ट हैं जिनके लिए सैंक्शन का मतलब है पहले परमिशन लेनी है, वो गिफ्ट है. तो कोई और केस होता है इनको छोड़कर, वेडिंग, एनिवर्सरी, फ्यूनरल, रिलीजियस फंक्शन, तो इसको छोड़कर जो लिमिट है ना वो अलग है, वो बिल्कुल अलग है. क्या बिल्कुल अलग है? ए क्लास के लिए है वो 5,000, बी क्लास के लिए वो है आपका, नहीं ए और बी का तो सेम ही है ना शायद. हाँ, ए और बी, ए बी का तो 5,000 है और बी और सी का 1 है. तो बी और सी का कितना है? 2,000. भाई इससे ज्यादा एक्सीड अगर करता है, एक्सीड, तो परमिशन चाहिए.
5,000 तक का गिफ्ट है, ले लो, नो डाउट। ज्यादा हो रहा है, ना वेडिंग है, ना एनिवर्सरी, ना फ्यूनरल, ना रिलीजियस फंक्शन, तो सैंक्शन रिक्वायर्ड है। बी एंड सी ग्रुप का है, 2,000 से ज्यादा हो रहा है तो परमिशन लेनी पड़ेगी, 2,000 तक है तो ले सकते हो बिना किसी परमिशन। ठीक है। अब एक कंडीशन और आती है, अगर आपने गिफ्ट लेना है लेकिन वो फॉरेनर से लेना है, ठीक है, फॉरेनर्स, जो भी फॉरेनर डिग्नेटरीज हैं उनसे अगर लेना है तो उसकी क्या कंडीशन है। तो उनका बेसिकली आप रिसीव कर सकते हो, रिटेन कर सकते हो, लेकिन वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन, एक्सेप्टेंस और रिटेंशन ऑफ गिफ्ट और प्रेजेंटेशन रूल 2012 के हिसाब से लेना पड़ेगा। अब देखो वो हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आपको सिंपल बताएंगे कौन सा रूल होता है उनका। फॉरेन कंट्रीब्यूशन, बस रूल नंबर याद रखना है। इसमें हो जाएगा आपका या तो एक्सेप्टेंस और रिटेंशन, एक्सेप्टेंस रिटेंशन ऑफ गिफ्ट या कोई उपहार, प्रेजेंटेशन। ठीक है, रूल है इसका, 2012 में बना था, तो उसके हिसाब से, ठीक है, अगर फॉरेनर से कोई गिफ्ट लेना है तो सीधी बात है, हमने नहीं पढ़ना, हमने खत्म कर दिया लाइन यहीं पे, है ना। गिफ्ट की भी डेफिनेशन पूछ ली जाती है। गिफ्ट में फ्री ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, बोर्डिंग फैसिलिटी, लॉजिंग फैसिलिटी, कोई पेक्यूनरी एडवांटेजेस हो सकता है। पेक्यूनरी एडवांटेजेस है पैसे का, धन का, है ना। किससे? जो पर्सन आपका ना तो नियर रिलेटिव है या पर्सनल फ्रेंड है, ना आपकी कोई ऑफिशियल डीलिंग है, उसके साथ, उसको गिफ्ट बोलते हैं। अगर ऑफिशियल डीलिंग हुई, वो आपको पैसे दे रहा है, तो वो गिफ्ट थोड़ी है, वो तो ब्राइब हो सकता है, कुछ और हो सकता है ना। चलो, क्लियर हो गया। अब आपको थोड़ा सा डोरी के बारे में बता देते हैं, दहेज के बारे में। तो दहेज का साफ साफ मना है, गवर्नमेंट सर्वेंट ना एक्सेप्ट करेगा ना देगा, ठीक है, ना गिव करेगा, ना टेक करेगा, ना डिमांड करेगा। तो ये है डोरी प्रोहिबिटेड, ठीक है, डोरी प्रोहिबिटेड है। रूल नंबर बिल्कुल याद कर लेना, रट लेना, रूल नंबर 13A, वैसे हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया। डोरी का आपको बता ही दिया, साफ साफ लिखा हुआ है, इन चीज़ों की मनाही है। सेक्सुअल हरासमेंट की अगर बात की जाती है तो सेक्सुअल हरासमेंट आपका 3C के अंदर आता है, ठीक है। 3B में ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज आता है। 3A में प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टेसी आता है। क्या आता है? प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टेसी, कि एम्प्लॉय को भाई विनम्रतापूर्वक बात करनी है। 3B में आता है ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है, ये इसी का रूल है, कंडक्ट रूल का। और 3C में आता है प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन, ऑफ वर्किंग वुमेन एट वर्क प्लेस। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, हम आपको बता चुके हैं कि आपका मेन चीजें कौन सी हैं जो आपको ध्यान रखनी, ठीक है। दूसरा ये आ जाता है, एक आउट ऑफ कंटेक्स्ट सवाल है लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है, एक ना इनका भी एनुअल रिटर्न होता है, एनुअल रिटर्न, लेकिन एनुअल रिटर्न अंडर लोकपाल एक्ट, अंडर लोकपाल एक्ट। तो ये कब तक भरा जाना चाहिए, बस ये पूछा जाता है। तो 31 दिसंबर तक, ठीक है। तो ये कब तक भरा जाना चाहिए? 31 दिसंबर तक ये भरा जाना चाहिए, ये चीज आपने याद रखनी है। क्वेश्चन आएगा आपसे, क्वेश्चन में भी पूछेंगे। ये 31 दिसंबर की डेट ना अभी थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन मुझे लगता है इसमें है, क्योंकि सबसे पहले फर्स्ट इसके अंदर एनुअल रिटर्न जो भरा गया था लोकपाल एक्ट के अंदर, हाँ उसकी बात है ये, यस यस यस। तो वो कब भरा गया था? वो भरा गया था आपका 31 दिसंबर 2016, इसलिए ये थी लास्ट डेट। लेकिन वैसे अगर आपसे पूछा जाता है तो एनुअली आपको पता है कब भरा जाता है, एनुअली 31 जुलाई तक,
31 जुलाई, ठीक है, 31 जुलाई तक। चलो क्वेश्चन में पूछेंगे, क्लियर कर देंगे, आउट ऑफ कंटेक्स्ट है थोड़ा सा, कभी हो सकता है सीसीएस रूल्स के अंदर आपसे पूछ ले, इसीलिए आपको नहीं जो है बताया। स्पेशल लीव का प्रोविजन है एग्रीव्ड विमेन का, अगर सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो हमने एमसीक्यू आपको मॉक में कराया हुआ है, 90 दिन की जो है उनको लीव ग्रांट की जाती है मैक्सिमम, जब तक इंक्वायरी चलती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे सीसीएस कंडक्ट रूल के। तो क्लास कैसी लगी आप बताना। अभी इसके अंदर आपको सीसीएस सीसीए भी रिवाइज कराएंगे कुछ पोर्शन, ठीक है। चलो सीसीएस सीसीए करवाते हैं अब आपको। तो अब बात करेंगे सीसीएस सीसीए रूल्स की। तो सीसीएस सीसीए रूल्स पढ़ने के लिए सबसे पहले एक ही लाइन पढ़ी जाती है, द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन डिसिप्लिनरी केसेस अगेंस्ट गवर्नमेंट सर्वेंट इज लेड डाउन इन डिटेल। अगर प्रोसीजर्स देखोगे आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए, तो वो किस में शेयर किए जाते हैं, वो शेयर किए जाते हैं आपके सीसीएस सीसीए रूल्स के अंदर, उसके अंदर आपको पढ़ने को मौका मिलता है। तो पढ़ने का मौका मिलेगा इसके अंदर 1965 के सीसीएस सीसीए के अंदर, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 1 की स्टार्टिंग अगर इसके अंदर से करते हैं तो सबसे पहले तो आ जाती है फुल फॉर्म ऑफ सीसीए। सीसीए बताओ आप, फुल फॉर्म सीसीए। तो सीसीए की फुल फॉर्म है क्लासिफिकेशन, इस वाले सी से कंट्रोल और ए से अपील। तो क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील हो जाता है एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सीसी, ठीक है। अब ये आए कब, आए कब, आए कब का मतलब विद इफेक्ट फ्रॉम या कैम इनटू फोर्स, ये लिखा मिलेगा आपको। कब से लागू होते हैं ये, तो ये लागू होते हैं आपका 1 दिसंबर 1965 से। कब से होते हैं, 1 दिसंबर 1965 से लागू हो जाते हैं, ठीक है। होता क्या है इसके अंदर, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, अनुशासनात्मक कार्यवाही अगर किसी गवर्नमेंट स्टाफ के खिलाफ की जानी है तो उसका पूरा का पूरा प्रोसीजर क्या है वो मेंशन है। अब अनुशासनात्मक कार्यवाही में आपको पता है जो सबसे ज्यादा आपको पता है सस्पेंशन, सस्पेंड जो करते हैं वो भी इसी के अंदर आता है। तो एवरीथिंग जो होगा डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स का पार्ट वो इसके अंदर क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो ये लागू किस पर होते हैं, लागू किस पर, एप्लीकेबल कौन है इसके अंदर, तो हम सिंपल सा लिखेंगे एवरी सिविलियन एम्प्लॉइज, एवरी सिविलियन एम्प्लॉइज, ठीक है। इवन इन डिफेंस एस्टिमेट या एस्टेब्लिशमेंट, डिफेंस के अंदर भी कोई सिविलियन है तो भी उस पर यह लागू होता है, ठीक है। 3 पॉइंट पढ़ाए, अब पढ़ाएंगे आपको 4th पॉइंट। 4th पॉइंट में समझने वाली चीज क्या है, वो ये है कि जब किसी को समझाने से पहले, पेनल्टी से पहले अगर वार्निंग दी जाए, तो वार्निंग क्या है, वार्निंग इज नॉट अ पनिशमेंट, बस आपने ये याद रखना है, वार्निंग एक पनिशमेंट नहीं है। तो कभी भी ये पूछा गया तो ये बिल्कुल याद रखना है, इसको पनिशमेंट पेनल्टी में लेके नहीं जाना आप लोगों ने, कि वार्निंग क्या है, वार्निंग सिंपल सा एक आपके लिए पनिशमेंट का नहीं, एक कॉजन का तरीका है, बचने का तरीका है, एडवाइजरी है आपके लिए कि आप ध्यान रखें ऐसी चीजों से बचने के लिए। क्लियर हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पर। तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पढ़ाने से पहले सबसे पहले पढ़ाते हैं हम आपको पेनल्टीज, पेनल्टीज, और पेनल्टीज का जिक्र है आपका दैट इज पार्ट 5 के अंदर, पार्ट 5 ऑफ सीसीएस सीसीए रूल। सबसे ज्यादा जरूरी समझने वाली चीज, ठीक है। अब पेनल्टी में हम समझते हैं माइनर पेनल्टी। माइनर पेनल्टी में क्या होता है, माइनर पेनल्टी में आपका इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता, ठीक है। पेनल्टी चाहे सस्पेंशन ही क्यों ना हो,
तो सबसे पहले माइनर पेनल्टी की चीजें समझ लेनी हमने कौन कौन सी होती है। निंदा जिसको बोलते हैं, आई थिंक मीनिंग आप देख लेना, बाकी सेंसर बोलते हैं इसको। प्रमोशंस को रोक लो, विद होल्डिंग प्रमोशंस माइनर पेनल्टी के अंदर आता है। ठीक है, रिवीजन है ये, फटाक फटाक से रिवीजन आप लोगों ने कर लेना है। विद होल्डिंग फ्यूचर इंक्रीमेंट्स, पेपर में जरूर ऐसा मौका मिलेगा जिसमें आप फंस जाओगे, आप समझ नहीं पाओगे ये माइनर है मेजर है, इसीलिए आप बिल्कुल ध्यान लगा लो। 5 पॉइंट बताएंगे आपको, ठीक है, 4-5, इससे ज्यादा मेजर माइनर कुछ नहीं होता। रिकवरी फ्रॉम द पे, रिकवरी फ्रॉम पे, ठीक है। रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे, डीपली देखो, हमें भी नहीं पता इसका मीनिंग, बट एज इट इज वर्ड टू वर्ड आप समझोगे, वर्ड टू वर्ड ही पेपर में मिलेगा। रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज, टू अ लोअर स्टेज इन टाइम स्केल ऑफ पे, इन टाइम स्केल ऑफ पे, ठीक है, लिखा हुआ है। बट इसका कोई एडवर्स इफेक्ट पेंशन पे नहीं होगा। यहां पे आप बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो, नो इफेक्ट ऑन पेंशन, ठीक है, नो इफेक्ट ऑन पेंशन। इफेक्ट ऑन पेंशन है तो वो मेजर है, 5 है माइनर, माइनर बिल्कुल याद रख लेना ये पांचों के पांचों। अब आ जाती है मेजर पेनल्टी, ठीक है, मेजर पेनल्टी। पढ़ो मेजर पेनल्टी के बारे में। मेजर पेनल्टीज में सबसे ज्यादा जरूरी कंपल्सरी रिटायरमेंट, कंपल्सरी रिटायरमेंट। इसकी कंडीशंस होती हैं, बोलेंगे भाई बंदे को रिटायर कर दो अगर इसने 25-30 साल की सर्विस कर ली है या इसकी उम्र 50 से ऊपर कुछ हो गई है, इस तरह की कंडीशन होती है इसके अंदर। तो ये फंडामेंटल रूल 56 के जे पार्ट के अंदर आता है, 56 जे के अंदर आता है, कंपल्सरी रिटायरमेंट, ठीक है। रिमूवल कर दो उसका सर्विस से, ये बड़ी पेनल्टी है, बड़ा नुकसान होता है इनसे, रिमूवल फ्रॉम सर्विस। तीसरा जो नुकसान है मेजर पेनल्टी में वो एक डिसमिसल भी होता है, कहते हैं ना डिसमिस कर दिया, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, डिसमिसल हो गया, कंपल्सरी रिटायरमेंट हो गया आपका। अब आ जाएगा रिडक्शन टू अ लोअर टाइम स्केल ऑफ पे, रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन टाइम स्केल ऑफ पे, बट नुकसान है इसके अंदर, ठीक है, लिख देते हैं यहां पे एडवर्सली इफेक्टिव ऑन पेंशन, पेंशन पे नुकसान पहुंचा रहा है तो ये मेजर पेनल्टी है भाई, ठीक है। ये है भाई मेन आपकी मेजर पेनल्टी, कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल, डिसमिसल, रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन टाइम स्केल ऑफ पे, एडवर्सली इफेक्टिव ऑन पेंशन, क्यूमुलेटिव इफेक्ट जिसका पेंशन पर देखने को मिलता है वो होता है मेजर पेनल्टी, बहुत ध्यान रखना है आपने। और डिसमिसल फ्रॉम द आपका ये रूल नंबर 11 के अंदर पढ़ाया जाता है, रूल नंबर 11, ठीक है, मेजर पेनल्टी के अंदर। तो ये है भाई फंडा, बेसिक बेसिक। अब इंक्वायरी होगी इनकी, तो इंक्वायरी आपकी होती है रूल नंबर 14 के अंदर। किसके अंदर होती है? रूल नंबर 14। और ये रूल नंबर 14 कंडक्ट रूल का नहीं है, सीसीएस सीसीए रूल का है, ठीक है बच्चों। तो मेजर पेनल्टी आपको 5 पॉइंट के अंदर समझा दिया, 6th क्वेश्चन के अंदर या 6th पॉइंट के अंदर इंक्वायरी का बेसिक हमने आपको बता दिया, ठीक है। मेजर पेनल्टी लगाने का, माइनर पेनल्टी लगाने का, उनके नुकसान जो भी हैं वो हर चीज है इसके अंदर, ठीक है। चलो
अब आगे चलते हैं। आगे जो आपसे संबंधित हैं सवाल या क्वेश्चंस, उनका ही जवाब देंगे। अपील रिव्यू के बारे में भी आपको बताएंगे। बाकी जो ज़्यादा ज़रूरी है वो सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है सस्पेंशन। सस्पेंशन ऐसा टॉपिक है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सस्पेंशन के टाइम पे सैलरी नहीं दी जाती, क्या दिया जाता है, क्या क्या मिलता है? वो मिलता है सबसिस्टेंस अलाउंस। कौन सा अलाउंस मिलता है? सबसिस्टेंस अलाउंस। क्लियर है ये आपको? सबसिस्टेंस अलाउंस है जो इसके अंदर दिया जाता है। चलो, इसके अंदर बहुत जरूरी चीज, कारण आपको सस्पेंड कर दिया। सोच रहा आप एक चीज, सस्पेंड कर दिया, और जो सस्पेंशन ऑर्डर है, सस्पेंशन जो ऑर्डर है उसमें आपको कारण नहीं बताया, तो वो कारण है ना, वो 3 मंथ्स के अंदर अंदर, 3 मंथ्स के अंदर अंदर बताना जरूरी होता है, अंदर अंदर बताना जरूरी होता है। नहीं तो इनका पॉइंट है वो स्ट्रांग हो जाएगा जिस एम्प्लॉय को सस्पेंड किया गया है। ठीक है, सबसिस्टेंस अलाउंस है जो दिया जाता है इस टाइम पर, वो क्या है? सबसिस्टेंस अलाउंस कोई पे नहीं है एक तरह से, बट एक तरह से एक अलाउंस है जो लीव सैलरी जितनी भी है आपकी, उसके बेसिकली आपको दिया जाता है। लगभग हाफ एवरेज पे है, हाफ पे होती है, साथ में डीए इसमें जोड़ा होता है। ठीक है, सबसिस्टेंस अलाउंस तो लगभग होता है 50% ये, प्लस में इसके अंदर डीए जोड़ा होता है, बस ये आपने समझना है। ठीक है, किस में आता है? फंडामेंटल 53 में आपको इसके बारे में पता लग जाता है, 53 के अंदर। तो सबसिस्टेंस अलाउंस है, उसको रिव्यू किया जाता है। अब कोई पूछेगा रिव्यू कितने दिनों में किया जाता है? आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स। और इसको क्या करते हैं, रिव्यू करके इसको इंक्रीज भी किया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है। सबसिस्टेंस अलाउंस को इंक्रीज भी किया जा सकता है, डिक्रीज भी किया जा सकता है, बट ये 50% तक ही रहता है इंक्रीज करने के बाद। वैसे तो आप इसको 50 से कम भी रख सकते हो, 40% भी दे सकते हो, बट क्या है, रिव्यू करने के बाद आपका जो है उसको 50% तक इंक्रीज किया जा सकता है, रिड्यूस भी किया जा सकता है पहले 3 महीने के दौरान। ठीक है, पहले 3 महीने के दौरान उसको इंक्रीज डिक्रीज आपका किया जा सकता है। कोई पूछता है सस्पेंशन के टाइम पे एलटीसी ले सकते हैं? तो एलटीसी बिल्कुल नहीं ले सकते। फैमिली ले सकती है एलटीसी, तो फैमिली के लिए यस है। ठीक है, फैमिली एलटीसी अगर लेना चाहे तो फैमिली एलटीसी ले सकती है, नो डाउट, नो इश्यू इसके अंदर। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं जी 9th पॉइंट पर। 9th पॉइंट में एक चीज लिखी हुई है, अगर प्रोसीडिंग्स जो चली, कार्यवाही अगर चली सस्पेंशन के टाइम पे, और केवल उस बंदे पर लगी माइनर पेनल्टी, ठीक है, माइनर पेनल्टी अगर लगी, तो सस्पेंशन को अनजस्टिफाइड मान लिया जाता है। अनजस्टिफाइड मतलब उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, ये मान के चलेंगे हम। तो क्या किया जाता है, पूरी तरह से उसको अनजस्टिफाइड मान लिया जाता है, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, चलो अब क्या है, सस्पेंशन के अगर किसी के ऑर्डर हैं, ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, तो उसके लिए कोई अपील अगर करता है तो आपसे पूछेंगे कि रूल बताओ, किस रूल में अपील कर सकता है?
तो अपील कर सकता है रूल 23(1) के हिसाब से। ठीक है, वो क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। अब एक नई चीज अब लगी है माइनर पेनल्टी। माइनर पेनल्टी के बाद अब एम्प्लॉय को किया जाता है रीइंस्टेटमेंट। रीइंस्टेटमेंट का मतलब है जब आपकी जो इंक्वायरी है, ठीक है, या सस्पेंशन है, और जितनी भी आपकी प्रोसीडिंग्स हैं, अगर वो किसी वजह से हटा ली जाएं, ख़त्म कर दी जाएं, तो उस बंदे को एक तरह से जो सर्विस कंटिन्यूएशन में रखते हैं तो उसको रीइंस्टेटमेंट बोलते हैं। तो रीइंस्टेटमेंट सस्पेंशन के बाद भी होता है। आप बस ये याद रखना, रीइंस्टेटमेंट किस किस के बाद हो सकता है, सस्पेंशन के बाद। सस्पेंशन के बाद भी हो सकता है रीइंस्टेटमेंट, आपका रिमूवल के बाद में भी हो सकता है रीइंस्टेटमेंट, डिसमिस कर देते हैं तो डिसमिसल के बाद भी होता है रीइंस्टेटमेंट, कंपल्सरी रिटायरमेंट के बाद भी हो सकता है कंपल्सरी रिटायरमेंट, क्योंकि ये सारी की सारी रिटायरमेंट, ये सारी की सारी जो है मेजर या माइनर पेनल्टीज हैं, उनके बाद बाद आपको रीइंस्टेटमेंट भी किया जा सकता है। तो उस केस में क्या होगा, जब रीस्टेटिंग जो अथॉरिटी है वो ऑर्डर दे देगी, तो उसके अंदर क्या होगा, आपको जो फुल पे है, अलाउंसेज हैं, वो दिए जाने लग जाएंगे, फुल पे एंड अलाउंसेज। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चंस की बात कर लें। चलो एक चीज देख लेते हैं, वैसे तो क्वेश्चन तो बहुत बनेंगे इसके अंदर, बट फिर भी अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको थोड़े से रिवाइज करा देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चंस की टर्न आ जाती है, क्वेश्चंस वाइज थोड़ा सा पढ़ाएंगे तो शायद जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे आपके वो शायद क्लियर हो पाए इसके अंदर। ठीक है, डीम्ड सस्पेंशन। डीम्ड सस्पेंशन आपको बताया था, वो सस्पेंशन में मान लिया जाता है अगर किसी को डिटेन कर लिया 48 घंटे से ज्यादा तो वो डीम्ड सस्पेंशन होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने घंटे से ज्यादा, 48 घंटे से ज्यादा। तो देखो, डीम्ड सस्पेंशन का रूल नंबर पूछा जाए तो रूल 10(2) ये है आपका, रूल 10 में आता है सस्पेंशन। ये तो आपको क्लियर है, करा दें ये भी, सस्पेंशन। सस्पेंशन पहले भी बताया हुआ है आपको, क्लास में भी रूल 10 में आता है। तो रूल 10 के 2 में आ जाएगा डीम्ड सस्पेंशन। ठीक है, 2 के साथ साथ 4 में भी है इसके बारे में डिस्कशन, रूल 10(2) और 4। ठीक है, कोई एम्प्लॉय, ठीक है। अब देखना, डायरेक्ट ऐसा कुछ हुआ कि वो क्रिमिनल चार्जेस में पकड़ा जाता है, क्रिमिनल चार्ज में पाया गया, क्रिमिनल चार्ज लग गया उस पर, ठीक है। बट हाँ, एक तो क्वेश्चन यहीं पे आ जाता है, तो उसको सस्पेंड कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। ये तो था इतने क्वेश्चन का जवाब यहां तक, ठीक है। बट रिलीज्ड ऑन बेल, अगर उसको बेल मिल जाए तब भी सस्पेंड कर सकते हैं, बताओ। तब भी कर सकते हैं, ठीक है। अब किसी को लगा होगा बेल पे आ गया तो शायद नहीं कर सकते, तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, चाहे बेल पर आ जाए फिर भी उसको सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो, सस्पेंड करता कौन है, सबसे बड़ी बात, सस्पेंडिंग अथॉरिटी बताओ आप, सस्पेंडिंग अथॉरिटीज। ऑप्शंस दिए गए होंगे, आपसे पूछा गया होगा। अब आप कंफ्यूज हो गए
कि भाई जो सर ने जो बताया था वो तो बेसिकली अपॉइंटिंग अथॉरिटीज को बताया था, अपॉइंटिंग अथॉरिटीज, कि जिन्होंने अपॉइंट किया है वो ही सस्पेंड कर सकती है। भाई डिसिप्लिनरी अथॉरिटी भी कर सकती है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी भी सस्पेंड कर सकती है। ठीक है, तो ये बस आपने याद रखना है। सस्पेंशन कब से इफेक्टिव होगा? सस्पेंशन विद इफेक्ट फ्रॉम, तो इसका आंसर होगा ऑर्डर डेट से, डेट ऑफ ऑर्डर। जिस दिन ऑर्डर आ गया सस्पेंशन का कि फिर फला फला जो एम्प्लॉय को सस्पेंड किया जाता है, उस दिन ये चीज आपकी इफेक्टिव मान ली जाएगी। सस्पेंशन के ही जरूरी क्वेश्चंस हैं जो हमने आपको करवाए हैं। सस्पेंशन कब रिव्यू होना चाहिए? सस्पेंशन शुड रिव्यूड इन, यह भी बताया था आपको 3 महीने में रिव्यूड होना चाहिए। तो कहीं पे आपको 90 डेज लिखा मिल जाएगा, कहीं पे आप 3 मंथ्स मिल जाएगा। तो आपने समझना यही है, 3 मंथ्स हो या 90 डेज हो। ठीक है, अब सस्पेंशन को एक टाइम पे कितने दिनों तक बढ़ाया जा सकता है? तो एक्सटेंड, अगर आपसे पूछा जाए तो 6 महीने तक एक्सटेंड कर सकते हैं, 6 मंथ्स तक, एक टाइम पर, एक ही बारी में, कि भाई 6 महीने के लिए सस्पेंड। ठीक है, कर सकते हैं ना। चलो, पहले 3 महीने में कितना है? हमने आपको बताया था पहले 3 महीने में जो सबसिस्टेंस अलाउंस फर्स्ट 3 मंथ्स कितना मिलता है? 50% ऑफ पे। ये इसलिए करवा रहे हैं, सबसिस्टेंस अलाउंस के इतने क्वेश्चंस आए हैं ना कि एन एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन इज एंटाइटल्ड टू रिसीव, कौन सा अलाउंस मिलेगा? पे मिलेगी, लीव सैलरी मिलेगी, सब्सटेंटिव अलाउंस मिलेगा या सबसिस्टेंस अलाउंस मिलेगा। सब्सटेंटिव का मतलब होता है पुराना, जैसे किसी की सब्सटेंटिव पोस्ट लिख दिया तो उसका मतलब है किसी की रेगुलर पोस्ट हुई, लेकिन सबसिस्टेंस का मतलब ही सस्पेंशन से होता है, इसीलिए जो वो चीज है वो आपकी सस्पेंशन से काउंट होती है। तो सबसिस्टेंस अलाउंस पहले जो 3 मंथ्स के लिए कितना होता है? वो आपका 50% तक होता है। कितना होता है? 50% तक होता है। सस्पेंशन के दौरान कोई लीव मिलती है? लीव ड्यूरिंग सस्पेंशन, तो सस्पेंशन के दौरान कोई लीव नहीं मिलती। ठीक है, नो काइंड ऑफ लीव, किसी भी तरह की लीव ग्रांट नहीं की जाती। चलो, तो बच्चों ये मैराथन क्लास 4 है। आगे क्लासें आपकी आती रहेंगी, पुरानी क्लासेस रिवाइज करते रहो। कोर्स से जुड़ना चाहते हो टेलीग्राम पर जाके अभी भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको मॉक क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएंगी, आपका रिवीजन पूरा का पूरा एट अ टाइम आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून। पढ़ाई करते रहो, नो डाउट नो इश्यू। ठीक है बच्चों, तो मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू, सी यू सून।